नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद राजपूत। यूट्यूब चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड पे हमारे देखने वाले सभी दर्शकों का, फेसबुक पे या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां से आप हमको देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। वेद फाउंडेशन एक समर्पित संस्था है उन बच्चों के लिए जिनको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। सेरेब्रल पाल्सी में प्रायः यह देखा जाता है, आमतौर पे आपने देखा होगा कि बच्चे घुटनों को मोड़ के चलते हैं या फिर चलते वक्त वो पैरों की कैंची बना लेते हैं। घुटने को मोड़ के चलना, उसी वक्त एड़ी को उठा के चलना और झुका हुआ कमर भी। जब बच्चे कमर को झुका के घुटने को मोड़ के और एड़ी को उठा के चलते हैं तो उसको हम क्राउच गेट, और जब पैर एक दूसरे को क्रॉस करके चलते हैं तो उसको सीजर गेट बोलते हैं, जिस विषय में आज का यह लाइव वेबिनार रखा गया है, जिसके विषय में हम बात करेंगे कि ये समस्या बच्चों में होती क्यों है, इसका प्रमुख कारण क्या है होने का। आज इन समस्याओं का अत्याधुनिक जो फिजियोथेरेपी में प्रबंधन है वह क्या होना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी समस्याओं को हम बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं। आज इन विषयों पे बात हम करेंगे। पिछले 15-16 वर्षों से मैं सेरेब्रल पाल्सी में काम कर रहा हूं। ऐसे सैकड़ों बच्चों को हमने देखा है जिनको ये समस्या रही है। निश्चित तौर पे कभी कभी जब समस्याएं अत्यधिक जटिल हो जाती हैं तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि सर्जिकल इंटरवेंशन से कैसे हम बच सकते हैं, बिना सर्जरी के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, सिर्फ और सिर्फ अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी में जो इन बच्चों के लिए नए नवीनतम प्रबंधन किए गए हैं, जो नवीनतम एक्सरसाइजेस आई हैं, एडवांस थेरेपी मॉड्यूल जो है, उससे हम इन बच्चों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए बात करेंगे सबसे पहले क्राउच गेट की। क्राउच गेट होता क्या है। क्राउच गेट में अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो, आपने देखा होगा, बच्चे जब चलते हैं तो चलते वक्त वो अपने घुटने को मोड़ लेते हैं और पंजे को उठा लेते हैं और कमर भी उनकी झुकी हुई होती है और घुटने उनके अक्सर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मुड़े हुए होते हैं। बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा बच्चा क्राउच गेट में कैसे चल रहा है। सेम इसी चीज को हम क्राउच गेट कहते हैं। क्राउच गेट होता क्यों है, यदि हम इस पे बात करें तो क्राउच गेट होने का जो प्रमुख कारण है वह है स्पास्टिसिटी। पैरों की मांसपेशियों में जब बहुत अधिक सख्तपन आ जाता है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, तो ये एक कारण है क्राउच गेट का। दूसरा, वीकनेस ऑफ मसल, वीकनेस ऑफ एक्सटेंसर मसल, जो एक्सटेंसर ग्रुप की मसल होती है जो कि पैर को सीधा करके रखती है। स्पेशली हम बात करेंगे क्वाड्रिसेप्स की, जो घुटने को सीधा करके रखती है, टिबियालिस एंटीरियर जो पंजे को ताकत देती है, और कोर की मसल जो हमारे पूरे बॉडी की स्थिति को नियंत्रित करती है। जब हम चलते हैं तो उस समय कोर की मसल हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखती है। जब ये सारी मांसपेशियां वीक होती हैं और फ्लेक्सर ग्रुप की मसल टाइट होती है तो उस स्थिति में बच्चा पैरों को हमेशा देखा जाता है कि घुटने को मोड़ के, पंजे को उठा के और कमर को झुका के वो चलता है, जिसको कि क्राउच गेट बोलते हैं। तीसरा इसमें एक कारण होता है कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी। अब कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी की जब हम बात करेंगे तो इसमें एक चीज बताना बहुत आवश्यक है जो हमको इस समय देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी आती कब है, या क्राउच गेट किसी बच्चे में कब आता है। मिनिमम 5 साल की उम्र के बाद यह डेवलप होना शुरू होता है क्राउच गेट।
और 7 से 8 साल की उम्र में क्राउच गेट बच्चे में डेवलप हो जाता है। यदि किसी बच्चे में क्राउच गेट डेवलप हो रहा है और हमने उसकी फिजियोथेरेपी नहीं कराई है, या उसकी एक्सरसाइज नहीं चल रही है, या हमने कोई मेडिकेशन नहीं शुरू किया है, जैसे कि इसमें दवाइयां दी जाती हैं स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए, बैक्लोफेन, या इंजेक्शन दिया जाता है बोटुलिनम टॉक्सिन, जिसको बोटॉक्स के नाम से भी जानते हैं। यदि ऐसा कोई मैनेजमेंट पेरेंट्स की तरफ से बच्चे के लिए नहीं किया गया है, तो जो अगली आने वाली स्थिति है वो कॉन्ट्रैक्चर होती है, और कॉन्ट्रैक्चर के बाद फिर डिफॉर्मिटी होती है। अगर आसान भाषा में समझना हो तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर हमारे हाथ की मांसपेशियां बहुत ज्यादा टाइट हो जाए, तो ये जो हमारा हाथ है, अगर हमारी बाइसेप्स टाइट हो गई और हाथ को अंदर की तरफ ये इसने खींच लिया, तो टाइटनेस को हम ठीक कर सकते हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। लाइट स्ट्रेचिंग से हम इसमें रेंज ऑफ मोशन लाके मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को, इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम ट्राइसेप्स में पावर लाके बाइसेप्स की जो बहुत ज्यादा स्पास्टिसिटी है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। बाइसेप्स की जो अपोजिट मसल होती है ट्राइसेप्स, अगर इसमें ताकत आ जाए तो इसमें जो स्पास्टिसिटी है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी और हाथ हमारा खुल जाएगा। परंतु होता क्या है, किसी बच्चे के पैरों में बहुत ज्यादा स्पास्टिसिटी आ गई, बच्चे ने अपने पैर को मोड़ के रखा हुआ है, हमने उसकी एक्सरसाइज नहीं कराई। एक्सरसाइज ना कराने से ये जो फीचर है ये परमानेंट कई महीनों तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें कोई रेंज ऑफ मोशन, कोई स्ट्रेचिंग, कोई एक्सरसाइज, कोई मूवमेंट नहीं कराया जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ज्वाइंट्स पे ये जो मसल्स हैं ये आपस में बॉन्ड कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म हो जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्चर विल लीड टू डिफॉर्मिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्चर है इसकी वजह से डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है। अब एक्सरसाइज से हम कितना भी हाथ को खोलना चाहें वो नहीं खुलेगा। तो इस परमानेंट जो ये हम फीचर देख रहे हैं, जहां मूवमेंट ही बिल्कुल अब नहीं है, पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को हम डिफॉर्मिटी बोलेंगे। तो यहां पे पेरेंट्स से आग्रह है, निवेदन है कि इतनी भी देर ना करें जिससे कि बच्चे में डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाए और आपको अंततः सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़े। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जो है वो क्या होना चाहिए। क्राउच गेट में कभी भी एक्सेस स्ट्रेचिंग नहीं करानी है पंजे की। अक्सर ये देखा जाता है कि पंजे की एक्सेस स्ट्रेचिंग कराने के बाद फुट ब्रेक हो जाता है, या फिर पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ताकत उतनी नहीं रहती कि वो बच्चा अपने पैर पे खड़ा रहे, इतना ज्यादा उसको लूज कर दिया जाता है। थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा टोन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए सारी मसल में। जब टेंशन या टोन को हम बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो मसल वीक हो जाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो फुट ब्रेक भी होने की संभावना अक्सर होती है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है उन सभी बच्चों में जिनको क्राउच गेट की प्रॉब्लम है। अर्ली इंटरवेंशन मींस बिना देर किए उस बच्चे का इलाज फिजियोथेरेपी में शुरू कर देना है। यदि आपके बच्चे में संभावना क्राउच गेट की दिख रही है तो हम उसकी फिजियोथेरेपी यदि समय से शुरू करा देते हैं तो निश्चित तौर पे वह बच्चा अपने पैर पे बिना किसी सहायता के या फिर किसी असिस्टिव डिवाइस की हेल्प लेके चल सकता है, बहुत बेहतर तरीके से चल सकता है,
उसके सैकड़ों उदाहरण हैं जो मेरे सेंटर से या फिर मैंने अपने लाइफ में देखा है, जो कि आज भी वो बच्चे बिना सर्जरी के बेहतर ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर पे हैं, खेल रहे हैं, आउटडोर इंडोर सारी एक्टिविटी कर रहे हैं और आज तक उनको किसी भी प्रकार की सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ पे कई लोगों का ये सोचना होता है कि ठीक है, अगर मैंने बताया अगर डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है तो आपके पास फिर कोई चॉइस नहीं बचती, यू हैव नो चॉइस एक्सेप्ट सर्जरी, आपको सर्जरी करानी ही करानी है। बट सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद हमें प्रयास करना है कि प्री ऑप में उस बच्चे की बेहतर कम से कम 2 से 3 महीने फिजियोथेरेपी होनी चाहिए और पोस्ट ऑप के बाद, सर्जरी के बाद कम से कम 6 महीने तक किसी ट्रेन्ड थेरेपिस्ट के द्वारा, जो सेरेब्रल पाल्सी में ट्रेन्ड हो, उसके सुपरविजन में उसकी थेरेपी चलनी चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर उसका चलना फिरना और उसकी जो मांसपेशियां हैं वो बेहतर ढंग से स्ट्रेनिंग होके ताकत आ जाए उसमें और वो अपने पैरों पे वजन देके अपने पोस्चर को मेंटेन करते हुए चल सके। तो ओवरऑल किसी भी सर्जरी के पहले या किसी भी सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी इज द मस्ट। बट मेरा प्रयास यह है और मेरा सुझाव यह है कि अर्ली इंटरवेंशन की जब हम बात कर रहे हैं तो अर्ली इंटरवेंशन को अगर कोई फॉलो करता है तो यदि बच्चे में कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी नहीं है, यदि जन्म से कोई विकृति उसके हाथ और पैर में नहीं है, तो जीवन पर्यंत उसको किसी भी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। फिजियोथेरेपी इज द एनफ ट्रीटमेंट फॉर द सेरेब्रल पाल्सी। अदरवाइज कोई भी कॉन्सिक्वेंस होता है, किसी भी प्रकार की कोई अन्य समस्या होती है, तो उसके लिए हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोफिजिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बट जो मेन क्योर है वो फिजियोथेरेपी है। उस पर फोकस्ड वे में हमें तब से काम करना शुरू कर देना चाहिए जब बच्चे छोटे होते हैं, इनमें बैठने की क्षमता या खड़े होने की क्षमता नहीं होती या गर्दन नहीं संभाल पाते, हम तभी से इनकी फिजियोथेरेपी शुरू कर सकते हैं। यही सही समय है इनको ठीक करने का और ठीक करके सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में कनेक्ट करने का। अब व्हाट शुड बी द करेक्ट ट्रीटमेंट एंड एडवांस ट्रीटमेंट मेथोलॉजी फॉर द क्राउच गेट? द फर्स्ट वन इज लाइट मसाज। उसके लिए आप किसी मीडियम का भी यूज कर सकते हैं, कोई जेल या तो कोई पाउडर, जिससे कि आपके हाथ से बच्चे के हाथ में कोई स्क्रैच ना पड़े, कोई फ्रिक्शन ना हो एक्सेस में। उसके लिए किसी मीडियम का हम यूज कर सकते हैं। लाइट मसाज करना है उन मसल्स पे जहां पे की टाइटनेस हमें दिख रही है। इसके बाद लाइट स्ट्रेचिंग, जेंटल स्ट्रेचिंग, होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक को यूज करना है हमको। लाइट स्ट्रेचिंग करनी है और ऐसी ढेर सारी एक्टिविटीज होती हैं, कैंगारू वॉक हो गया, बियर वॉक हो गया, स्टेप स्टैंडिंग हो गई, पुशअप हो गया, उठक बैठक कराना है बच्चे को, सिटअप कराना है। नाउ डेज वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस विच इज हेल्पफुल फॉर द स्ट्रेचिंग। तो हमें इन सब टेक्निक्स को यूज करना है, घर में भी, खेल खेल के माध्यम से भी, और जब हम कराएंगे बच्चे के साथ तब भी। आफ्टर एक्सरसाइज वी गोइंग टू यूज अ हॉट फर्मेंटेशन, गर्म पानी से सिकाई करनी है पर्टिकुलर उस मसल्स की। आफ्टर 20 to 25 सेशन वी विल सी जो टाइट मांसपेशियां हैं, जो टाइट मसल्स हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, इलास्टिसिटी बेहतर हो जाती है, और जो वीक पार्ट है, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, घुटने के नीचे टिबियालिस एंटीरियर जो पंजे को ताकत देती है, इनमें ताकत आनी शुरू हो जाती है।
क्योंकि हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी साथ में ऐड करना है, कराना है, वेट कफ के साथ, एक्टिविटी के साथ, आउटडोर एक्टिविटीज के साथ, इंडोर एक्टिविटीज के साथ। तीसरा, बच्चों के साथ हमें प्लान करना है कि मैक्सिमम एक्सरसाइज हम एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्सरसाइज कराएं, प्ले ओरिएंटेड एक्सरसाइज कराएं, आउटडोर एक्टिविटीज कराएं, पार्क एक्टिविटीज होनी चाहिए। हमें थेरेपी को डिजाइन करना है, प्लान करना है कि कैसे हम आउटडोर एक्टिविटीज में या पार्क एक्टिविटीज में हम ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको ऐड करके हम उस पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं और उसकी अपोजिट मसल को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेसेस की। Braces play an important and very important role in the crouch gait. Articulated foot orthosis, AFO और FRO, foot reaction orthosis and gaiter, ये सभी इन बच्चों के लिए जिनको क्राउच गेट की प्रॉब्लम है, इनके लिए वरदान है। ये कैसे और बेहतर चल सकते हैं उसको इनहेंस करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए ये ब्रेसेस बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जिन बच्चों को क्राउच गेट की प्रॉब्लम होती है, इस तरह का एफओ अगर हम यूज करते हैं, और एफओ में आप देख रहे होंगे कि ये पीछे की तरफ इसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। बट इन क्राउच गेट हम क्या करेंगे कि इस मूवमेंट को यहाँ पे एक क्लिप के थ्रू हम इसको लॉक कर देंगे। इस मूवमेंट को एक क्लिप के थ्रू लॉक कर दिया जाता है। अब इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कोई मूवमेंट इसमें अब नहीं है, और इस शूज को हम उस बच्चे को पहनने के लिए बोलेंगे। इसके बाद ये गेटर्स होते हैं, इस तरह से इनको लॉक किया जाता है और ये देखने में कुछ इस तरह के होते हैं। इनके बीच में बच्चे के पैर को प्लेस करके इनको रोल कर दिया जाता है और फिर इसके बाद इसको इस वेलप्रो के थ्रू लॉक कर दिया जाता है। लॉक कर दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि जिस बच्चे का पैर घुटने से झुका हुआ था, अब वो बिल्कुल सीधा करके अपने पैर को खड़ा होगा। इसमें क्या होता है, ब्रेसेस से और गेटर से बच्चे के पैर में स्ट्रेंथ आती है, किसी भी डिफॉर्मिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बच्चों को चोट नहीं लगने देता और उनका जो पैर है वो सुरक्षित रहता है और पैर में ये ताकत देता है चलते वक्त। और एक सही पोस्चर को मेंटेन करने के लिए AFO प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, AFO एंड गेटर बोथ ऑल्सो। तो हमें इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस तरह का होना चाहिए। वो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से उसको बनवा सकते हैं या फिर उनके मार्गदर्शन में उसमें आप मॉडिफिकेशन करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड प्रॉब्लम। अब हम इसमें देखते हैं कि कभी कभी कुछ दवाइयों का भी बहुत बेहतर रोल होता है, जैसे कि बैक्लोफेन, बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स, वो हम इन बच्चों को दे सकते हैं कम उम्र में, 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में। उससे कुछ समय के लिए इनकी टाइटनेस कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने बोटॉक्स दे दिया तो परमानेंट टाइटनेस खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। कुछ महीनों तक उनका असर रहता है। हमारी कोशिश रहती है कि इंटेंसिव फिजियोथेरेपी करा के हम उस पीरियड का सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को चलना फिरना सिखा सकें। तो जो भी बच्चे क्राउच गेट के हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दी गई
कि कैसे आप इन बच्चों को बिल्कुल ठीक करके इनको चलने फिरने के योग्य बना सकते हैं। लास्ट में एक जरूरी बात, जब भी क्राउच गेट किसी बच्चे को होता है तो इसको पूरी तरह से हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ये पूर्ण रूप से कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, जो अवस्था है बच्चे की वर्तमान समय में, उस अवस्था से हम उसे बेहतर की ओर लेके चल सकते हैं। जो बच्चा चलने फिरने के लिए कैपेबल नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ एडवांस फिजियोथेरेपी एंड ब्रेसेस, AFO एंड गेटर, हम कोशिश करेंगे कि वो बच्चा किसी सहारे से या फिर स्वयं अपनी क्षमता के अनुसार वो चलना फिरना सीख जाए और एक जगह से दूसरी जगह वो स्वयं से चलने फिरने लगे। अब बात करेंगे हम सीजर गेट की। सीजर गेट में जो हमारी पैरों की एडक्टर मसल होती है वो बहुत टाइट होती है। अक्सर ऐसे बच्चे कैंची मार के चलते हैं, इनकी जो चाल होती है वो कैंची नुमा होती है। जब ये चलते हैं तो एक पैर को दूसरे पैर से क्रॉस करते हैं। इनका जो चलने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, और इसमें समस्या ये आती है कि जब ये पैर को ऐसे क्रॉस करके चल रहे हैं तो जो इनका बेस ऑफ सपोर्ट है वो बहुत ही कम बनता है। ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट इनका बहुत ही कम मिलता है इनको, इसकी वजह से इनको अपना पोस्चर मेंटेन करने में बहुत समस्या आती है। ये अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनका जो गेट है वो बहुत ही अनबैलेंस्ड होता है। बैलेंसिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इनके जो पंजे होते हैं उनमें डिफॉर्मिटी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो अंदर की तरफ इन्वर्टेड होते हैं। जब ये चलते हैं तो पंजों को, जब स्विंग फेज में मेन आप देखेंगे जो भी बच्चे कैंची नुमा चलते हैं, सीजर गेट होता है, स्विंग फेज में इनका पैर अंदर की तरफ आ जाता है और पंजे अंदर की तरफ घूम जाते हैं। इसमें जो मैंने बताया, ब्रेसेस का यूज करना है, एडक्टर्स मसल टाइट होती हैं, गेटर का यूज करना है, गेटर पहन के पैर को दूर दूर करके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखना है, जेंटल मसाज, स्ट्रेचिंग, हॉट वाटर फर्मेंटेशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अपोजिट ग्रुप की करानी है। जो मांसपेशियां रिस्पॉन्सिबल हैं पैर को खोलने के लिए, जैसे कि अबडक्टर्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, टिबियालिस एंटीरियर एंड क्वाड्रिसेप्स ऑल्सो, इन सारे मसल्स की हमें स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करानी है जिससे कि इसमें ताकत आए। नाइट स्प्लिंट इन बच्चों को जरूरी है जिनको सीजर गेट होता है। इनको स्प्लिंट पहना के रात में पैरों के बीच में कुछ रख के पिलो वगैरह करके तब सुलाना चाहिए, जिससे कि रात में ये पैर क्रॉस करके न सोएं। अगर रात में हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा तेजी रहेगी, जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी। अब बात कर लेते हैं दोनों, क्राउच गेट और सीजर गेट, इन दोनों में गेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। गेट ट्रेनिंग पैरेलल बार में भी हमें कराना है विद बायोफीडबैक, नॉर्मल गेट ट्रेनिंग भी करानी है विद असिस्टिव डिवाइस और विदाउट असिस्टिव डिवाइस, दैट्स डिपेंड ऑन चाइल्ड एबिलिटी। गेट ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इन बच्चों को सही ढंग से कैसे हम चलाएं, इनका जो गेट फेज होता है वो कैसा होना चाहिए, वो धीरे धीरे वो थेरेपिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को बेहतर गेट ट्रेनिंग करे, दिलाए, जिससे कि जब वो चलना सीखे तो एक सही पैटर्न में चलना सीखे। तो गेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेट ट्रेनिंग पहले प्लेन सरफेस पे, फिर ऑड इवन सरफेस पे, वो डिपेंड करता है कि मोटर एक्टिविटीज को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हम सिंपल टू हार्ड की तरफ जाते हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट प्लान है क्राउच गेट का और सीजर गेट का।
ये दो महत्वपूर्ण गेट होते हैं इस सेरेब्रल पाल्सी में, और अक्सर यह देखने को मिलता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में और क्वाड्रिप्लेजिक में भी मिलता है। तो प्रयास करें कि इन बच्चों की जो फिजियोथेरेपी है वो जल्द से जल्द शुरू करा दे, जिससे कि इन्हें समाज की मुख्य धारा में बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के, बिना किसी मेडिकेशन के और बिना किसी अन्य समस्याओं के सिर्फ और सिर्फ सिंपली फिजियोथेरेपी करा के इनको कनेक्ट किया जा सके सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में। सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो या किसी प्रमुख विषय पे आप कोई लाइव वेबिनार चाहते हैं तो उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपके किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है तो स्क्रीन पे दिए गए फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे बच्चे की वीडियो भेज सकते हैं या फिर फोन करके बात कर सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। सेरेब्रल पाल्सी में नई जानकारी के साथ अगले शनिवार को हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।